चलो कहाँ तक हो गया बताओ। सब स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ, इधर ध्यान दो। मैंने वेक्टर स्पेस की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, याद होगा। तो मैंने कहा था वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, जब भी हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हैं किसी ओवरफिल्ड एफ पे, तो वहाँ पे हमने 4 कंडीशन बताई थी उसमें। और 4 भी क्या है, आप अगर उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करोगे तो 5 प्रॉपर्टी वहाँ पे प्रूफ करनी होती है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन पढ़ा था, उसको प्रूफ करते हो। उसके बाद 3 प्रॉपर्टी और प्रूफ करते हो। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि यूनिटी एलिमेंट है वो कैसे किसी एलिमेंट पे या किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो वापस वही वेक्टर आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ठीक है। लेकिन सब स्पेस चेक करने के लिए तो हमने देखा था कि 1 स्टेप टेस्ट काफी है। इसका मतलब क्या था कि अगर आपको W को V का अगर सब स्पेस दिखाना है तो W है वो V का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और साथ में अगर यहाँ से आप कोई भी वेक्टर लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूफ करनी थी यहाँ पे कि अल्फा यहाँ पे सॉरी U प्लस V ये वापस किसका मेंबर आ जाए, W का मेंबर आ जाए। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा डॉट यू है वो वापस किसका मेंबर आ जाए, W का। तो जहाँ अल्फा है वो कहाँ से लिया था हमने, फील्ड से। ये स्केलर होता है जो कहाँ से लिया जाता है, फील्ड से। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है कोई भी W, तो वो W है वो V का क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है। ये हमने कल प्रूफ किया था, ठीक है। तो अब आपसे कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना पूछा जाए तो आप उसको सब स्पेस दिखा देंगे। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको ये दो ही प्रॉपर्टी चेक करनी होंगी। अब आपको दिमाग में ये आएगा कि सर हम सब स्पेस किसका दिखाएंगे, तो हम 6 या 7 स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस पढ़ लेंगे, तो उनमें से किसी न किसी एक का सबसेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उस वेक्टर स्पेस का उसको सबसेट दिखा दोगे। अब आपको क्या चेक करना है, इस W को वेक्टर स्पेस चेक करने की बजाय इस W को उस V का क्या चेक कर देंगे, सब स्पेस। और जो सब स्पेस होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। केवल और केवल आप क्या कर सकते हो कि हम W को किसी V का सबसेट दिखाएंगे और इस W को क्या प्रूफ कर देंगे, सब स्पेस चेक कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, V का वेक्टर सॉरी W है वो अपने आप में क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां से हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं आज। अब आपसे जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी फील्ड है वो अपने सब फील्ड पे हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। कोई भी फील्ड है वो अपने सब फील्ड पे हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। लेकिन सुपर फील्ड पे बनाना जरूरी नहीं है, उसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल भी देख लिया था, ठीक है। तो अब देखो इसमें अब आपसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि F1 ओवर F2, F1 over F2, F1 over F2 is a subspace of is a subspace of is a subspace of F over F dash। अगर F1 over F2 is a subspace over F over F dash कब बनेगा, if। इसका मतलब क्या है, F1 F2 F और F dash ये सारे क्या है, फील्ड है। ये सारे क्या है, फील्ड है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई F ओवर F डे से क्या है, वेक्टर स्पेस। अभी लिखना मत, मैं इसको लिखवा दूंगा स्टेटमेंट को। अगर F ओवर F डे से एक वेक्टर स्पेस है और आपसे पूछा जाए कि F1 ओवर F2 इसका सब स्पेस कब बनेगा, तो इस पे क्या कंडीशन आएगी। आप ऐसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख लो कि F ओवर F डेस बी ए वेक्टर स्पेस, F ओवर F डेस, स्टेटमेंट ऐसे लिख लेंगे F ओवर F डेस be a vector space F over F dash be a vector space, F over F dash be a vector space where F dash is subfield of F, where F dash is सबफील्ड ऑफ F, जहां F dash क्या है, F का सबफील्ड है। F dash क्या है, F का सबफील्ड है।
तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, देन F1 over F2, then F1 over F2 is subspace of F1 over F2 is subspace of F over F dash. F1 over F2 is subspace of F over F dash. कब होगा? If. ये हमें कंडीशन निकालनी है। इस पे क्या कंडीशन आएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर F ओवर F डैश एक वेक्टर स्पेस हमें दे रखा है और कोई F1 ओवर F2 है, F1 और F2 दोनों क्या है? फील्ड है। F1 और F2 दोनों क्या है? फील्ड है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई F1 ओवर F2 है, वो F ओवर F डैश का सब स्पेस कब बनेगा? जैसे मतलब एग्जांपल देखिए, लिखना नहीं अभी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई R ओवर R है, ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है? R ओवर R वेक्टर स्पेस है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई Q ओवर Q जो है, क्या वो इसका सब स्पेस है? ये हमें चेक करना हो तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी? भाई ये इसका सब स्पेस है या नहीं है, ये चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि यहां से मैंने ये तो लिखा है यहाँ पे कि F1 ओवर F2, तो F1 और F2 दोनों क्या है? फील्ड है। F1 और F2 दोनों क्या है? फील्ड है। तो अब F1 ओवर F2 है, वो सब स्पेस होगा F ओवर F डैश का कब? ऐसी F1 F2 या F डैश पे क्या कंडीशन लगाएं अपन? तो आप डेफिनेशन पढ़िए, मैंने डेफिनेशन बताई थी कल, आपको याद होगा। हमने जब सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि W अगर V का सब स्पेस होना चाहता है तो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि सर W है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसका? V का। तो यहां V कौन है? F। F है ना? V कौन है? F है। और फील्ड कौन है? F डैश है। क्योंकि ये कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर F पे डिफाइन होता है, नहीं ओवर फील्ड पे डिफाइन होता है। तो ये वेक्टर स्पेस है किस पे? F डैश पे। हमें चेक क्या करना है कि ये जो F1 ओवर F2 है, तो ये जो F1 है ये किसका सबसेट होना चाहिए? F का। अरे आपको सब वेक्टर स्पेस किसे चेक करना है, सब स्पेस किसे चेक करना है? F1 ओवर F2 पे। तो ये क्या होता है? फील्ड। और ये क्या होता है? वेक्टर। ये वेक्टर्स का सेट होता है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो F1 है वो ये F1 ओवर F2 है, ये F ओवर F डैश का सब स्पेस कब बनेगा? तो सब स्पेस की डेफिनेशन बच्चा पढ़ के आते हो क्या पीछे का? पढ़ के आते हो? तो डेफिनेशन बताओ मेरे को क्या थी? सब स्पेस की डेफिनेशन देख के बोल लो। हाँ, ऐसे नहीं बैठना है ना कि अपने वो रिप्लाई करना होता है, कुछ पूछा जाता है तो तुरंत जल्दी जल्दी बताना होता है ताकि अपने और अच्छी चीजें आगे समझ में आए, है ना? तो पीछे पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आगे वाले दिन आपको सब कुछ आता हो पीछे का, वरना आगे आगे गायब होता जाएगा, है ना? हाँ, तो मैंने डेफिनेशन जो लिखवाई वही पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आप इसको इसका सब स्पेस दिखा रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? अरे आपको खुद को बताया ना मैंने, जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो कौन होता है? फील्ड होता है वो। तो अब ये F1 है, वो F का क्या होना चाहिए? पहली बात तो सबसेट होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई कि जो F1 है वो सबसेट होना चाहिए किसका? F का। पढ़ो अब डेफिनेशन को आगे। जो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखवाई थी ना उसको पढ़ना है। तो W भी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V हो गया। फिर W है वो V का सब स्पेस बनेगा इफ W is itself a वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड। मतलब क्या हो गया सर? F2 बराबर F डैश लिख दो। F2 बराबर F डैश, बिल्कुल सही बात है। F2 है वो क्या होना चाहिए? F डैश का बराबर होना चाहिए। और फिर आगे सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन। और फिर ये भी कहा आपने उसमें कि ये इस पे क्या बनाना चाहिए? खुद अपने आप में क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस। और कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पे क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। तो इसका मतलब सर थर्ड कंडीशन साथ में ये भी होनी चाहिए कि जो F2 है
वो F1 का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। F2 F1 का सबसेट नहीं होगा तो ये इसका सब क्या नहीं बनेगा, सब फील्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ F2 है वो F1 का क्या होना चाहिए, सब फील्ड होना चाहिए। और सब फील्ड वो कब बनेगा, जब F2 F1 का सबसेट होगा, या तो उसके बराबर हो या उससे क्या होना चाहिए, छोटा हो। बताओ ये तीनों कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने एक रूल बना लिया कि सर कभी भी F1 ओवर F2 है वो F ओवर F डेस पे सब स्पेस कब बनेगा, जब F1 है वो F का सबसेट आ जाए। केवल हमने डेफिनेशन से लिखी है चीज। फिर दूसरा कि सर हमने कहा था कि दोनों का फील्ड हमेशा सेम होना चाहिए, तो यहां से F2 बराबर क्या आ गया, F डेस आ गया। फिर ये जो F1 है वो F2 पे क्या बनाना चाहिए, खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो कोई फील्ड है वो अपने सब फील्ड पे क्या बनाता है, हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ऐसा कब होगा, जब F2 है वो F1 का क्या हो, सबसेट हो। या वैसे भी लिख सकते हो कि F2 इज सब फील्ड ऑफ F1 होना चाहिए, F2 इज सब फील्ड ऑफ F1 होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो अब आपसे कोई भी ऐसा, अब एग्जांपल करते हैं इस पे, पहले यहां तक लिख लो आप इसको, ये कंडीशन बना लो। और याद नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं आपको डेफिनेशन से चीजें लिखनी है, तभी आगे चीजें आपको ध्यान रहेंगी। याद कुछ भी नहीं करना है, लिख लो इसको। मैं बुकलेट लेके आता हूँ एक बार, क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप चेक कर लेना इनको, सब स्पेस को। अब देखो ये स्ट्रक्चर दे रखी है सारी, आज जाके आप कर सकते हो कि कौन सा किस पे वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये चेक कर सकते हो। खूब सारे क्वेश्चंस है इसमें। और फिर सब स्पेस के क्वेश्चंस भी आगे दे रखे हैं, उनको आप सब स्पेस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये साथ साथ में करना है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है कि कोई भी ये वेक्टर स्पेस है, ओवर किस पे होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो ना। तो साथ साथ में एग्जाम्पल्स करने जरूरी है, ताकि आपको लगे कि हमने जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अब आपसे यही मैं पूछूं, बताओ, चलो इसमें ये बताओ कि Q ओवर Q है वो R ओवर R पे सब स्पेस होगा या नहीं होगा। Q ओवर Q इज सब स्पेस ऑफ R ओवर R और नॉट, बताओ। अरे ये इसका सब स्पेस होगा या नहीं होगा, चेक करो ना। ये लिखा हुआ F1 ओवर F2 है वो F ओवर F डेस का सब स्पेस कब होता है, जब सर एक तो इन दोनों का फील्ड सेम होना चाहिए, एक ये इसका सबसेट होना चाहिए, और यहाँ F2 F1 का क्या होना चाहिए, सब फील्ड होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि रेशनल जो सबसेट, रेशनल का सेट है और ये रियल नंबर्स का सेट है, तो Q है वो R का सबसेट है, बिल्कुल है। देख लो Q है वो R का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ ये क्या है, फील्ड Q है और यहाँ फील्ड क्या है, R है, दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो डिस्कार्ड हो गई यहाँ से। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि क्यू है वो क्यू का क्या है, सबसेट है। लेकिन ये किस वजह से नहीं बनेगा, कि सेकंड प्रॉपर्टी इसमें डिस्कार्ड हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं क्यू ओवर क्यू इज ए नॉट ए सब स्पेस ऑफ आर ओवर आर। ये एग्जाम्पल लिख लो इसमें। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे कि V ओवर या C ओवर C या C ओवर R be a vector space, then
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ V, ऐसे लिख लेंगे। V बराबर क्या है, C ओवर R बी ए वेक्टर स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग is R subspace of first R over R, second Q over R, third C over C, fourth C over Q, fifth Q over Q, sixth Q रूट 2 ओवर R, ये ऑप्शन लिख लेंगे, इधर Q रूट 2 ओवर R लिख लेंगे, इधर दिख नहीं रहा होगा, तो 6 नंबर लिख लेंगे इसमें Q रूट 2 और ओवर R। बताओ कौन कौन सा सही है इसमें से। एग्जाम्पल्स क्या है कि V हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है C ओवर R, तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ V, इनमें से कौन सा V का सब स्पेस है, ये हमें वेरीफाई करना है। करो सभी, बताओ चेक करके। बताओ कौन कौन सा बनेगा, फर्स्ट बनेगा। अच्छा, और हाँ महेंद्र, वो नरेश आंसर बताओ, कौन कौन सा बनेगा, आंसर बताओ। अच्छा, फर्स्ट बनेगा, और फोर्थ भी नहीं बनेगा है। अच्छा, और 6 नंबर, मेथड लिखा हुआ है आपके पास ही, ये रहा। अब जिनमें फील्ड सेम नहीं है वो तो वैसे ही हटा दो। फील्ड सेम किन में नहीं है, एक तो थर्ड में नहीं है तो ये नहीं बनेगा, फिफ्थ में नहीं है, और यहाँ पे 4 में भी नहीं है, तो ये तो फील्ड सेम नहीं, इसलिए नहीं बनेंगे, सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, सेकंड की। अब यहाँ पे देखो Q है वो R का C का सबसेट भी है, तो यहाँ जो Q है वो C का सबसेट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ फील्ड है वो भी सेम है, लेकिन R है वो Q का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है, तो R ओवर Q क्या, Q ओवर R है वो क्या नहीं बनता, वेक्टर स्पेस नहीं बनता। क्योंकि कल हमने देखा था, आपको याद होगा कि कोई भी फील्ड है वो अपने सुपर फील्ड पे कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाता है उसमें, तो इसलिए ये अपने आप में वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे कौन सी कंडीशन फेल हुई, थर्ड वाली, थर्ड वाली हुई ना।
Q ओवर R में कौन सी प्रॉपर्टी फेल हुई? थर्ड वाली प्रॉपर्टी। तो ये भी क्या नहीं बनेगा? सब स्पेस नहीं बनेगा। फोर्थ नंबर, 6 नंबर, फील्ड सेम है और Q√2 है वो C का क्या है? सबसेट भी है, लेकिन R है वो Q√2 का सबसेट नहीं है। Q√2 में कौन से रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं? A प्लस √2 इंटू बी टाइप के, जबकि R में तो सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे Q√2 में? बताया था ना मैंने पहले दिन, कौन से एलिमेंट्स आते हैं? A प्लस √2 B, और जहाँ A और B क्या होते हैं? अपने रैशनल नंबर्स होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से A और B अगर रैशनल है तो इस टाइप के जो रैशनल्स हैं, इरेशनल नंबर है, वो इसमें क्या आएंगे? Q√2 में आएंगे। तो R है वो Q√2 का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा। तो कौन सी कंडीशन फेल हुई इसके अंदर भी? थर्ड प्रॉपर्टी ना। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? केवल और केवल फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चेक कर लोगे ना, ये पूछ सकता है आपसे कि अगर F1 ओवर F2 है, वो F ओवर F डेज का सब स्पेस होगा या नहीं होगा, तो आपको वेरीफाई करने के लिए तीनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। वेरीफाई करने के लिए तीनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी। और ये भी याद रखने की जरूरत है क्या? केवल सब स्पेस की डेफिनेशन लगाओ आप, तो सब स्पेस की डेफिनेशन लगाओगे तो ये तीनों प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, तो लिख लो इसको। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इसमें W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ V। W1 एंड W2 आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ V over F. W1 and W2 are two subspace of V over F. Then W1 intersection W2 is also a subspace of V. क्या सही है स्टेटमेंट? अगर W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी हमेशा सब स्पेस होगा V का। ये हमें चेक करना है। अगर W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं V के, तो हमें वेरीफाई करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सब स्पेस होगा V का। क्या सही बात है ये? बताओ भाई। यहां से हमें क्या दे रखा है? हमें गिवन क्या है कि W1 इज सब स्पेस ऑफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैंने, पूरा लिख ले, सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, और साथ में क्या दे रहे? अब सब स्पेस होने का मतलब क्या होता है? ये वन स्टेप टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। भाई वन स्टेप टेस्ट है, उसको ये वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे कि W1 है वो V का सब स्पेस है। तो इसका मतलब जो W1 है वो वन स्टेप टेस्ट को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब W2 अगर सब स्पेस है V का, तो ये हमें गिवन है कि W2 इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सब स्पेस चेक करने के लिए आपके पास क्या रूल है? वन स्टेप टेस्ट है। तो वन स्टेप टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V का सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो हमेशा सबसेट होगा किसका? V का, क्योंकि W1 है वो V का सबसेट दिया हुआ है, और W2 है वो भी V का सबसेट है, क्योंकि सब स्पेस है तो वो सबसेट तो है ही दोनों। और साथ में तो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 V का क्या होगा? सबसेट होगा। अब हमें चेक करना है कि ये नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा। तो हमें पता है W1 V का सबसेट अगर सब स्पेस है तो उसमें जीरो वेक्टर आया है, जीरो वेक्टर आएगा। और अगर W2 V का सब स्पेस है तो उसमें भी जीरो वेक्टर आएगा। तो जीरो वेक्टर तो दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। और जीरो वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस दोनों में सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑपरेशन दोनों पे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जीरो वेक्टर
बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किसका, V का। अब हमें क्या चेक करना है कि ये इसका सब स्पेस है या नहीं V का। तो वन स्टेप टेस्ट में आप क्या करते हो, आप दो एलिमेंट लेके चलते हो, कहां से, W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो यहां से आप लिख लेंगे फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, हाँ या ना। और स्केलर कहां से लेते हो, तो अल्फा बिलोंग्स टू कहां से लेते हैं, F से लेते हैं, हाँ या ना। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करते हो इसमें कि इन दोनों का यानी U प्लस V। तो देखो आप पहली बात तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि U और V W1 इंटरसेक्शन W2 में है। तो यहाँ से आप इंप्लाई क्या कर सकते हैं कि U, V बिलोंग्स टू W1 में भी होंगे और साथ में दोनों में होंगे, U और V है वो W2 के मेंबर भी होंगे। बताओ ये बात लिख सकते हो। इंटरसेक्शन में होने का मतलब क्या होता है, दोनों में होता है। तो ये इसमें भी होंगे और ये इसमें भी होंगे। और यहां से आपको ये पता है कि W1 क्या है, W1 क्या है, सब स्पेस है V का, और W2 क्या है, वो भी सब स्पेस है V का। तो वो तो वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब U और V अगर W1 के मेंबर हैं तो यहाँ से बाई वन स्टेप टेस्ट हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस V है वो W1 के मेंबर होंगे, हाँ या ना। और यहाँ से W2 है वो भी V का सब स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं U प्लस V है वो W2 का मेंबर भी होगा। अगर ये W1 में भी है, अगर ये W2 में भी है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि जो U प्लस V है वो किस में आ गया, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। मैं क्या लेके चला कि फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, और हमने दिखा दिया U प्लस V है वो किस में आएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो ये सब स्पेस की क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं अपन, अल्फा जो हम कहां से लेते हैं, स्केलर से, यानी स्केलर है वो कहां से लेते हैं, फील्ड से, और U है वो हमने कहां से लिया हुआ है, W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो यहां से हमें दिखाना है। अब आप एक बात बताओ, अगर अल्फा डॉट यू करेंगे, अल्फा डॉट यू करेंगे तो वो हमें पता है कि W1 का मेंबर भी होगा, और साथ में आप ये लिख सकते हैं अल्फा डॉट यू है वो W2 का मेंबर भी होगा। रीजन क्या है, क्योंकि W1 और W2 दोनों क्या है, V के सब स्पेस है, तो वो वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ इन दोनों से क्या लिख सकते हो आप कि जो अल्फा डॉट यू है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का मेंबर होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V का सब स्पेस बनेगा। ठीक है, लिख लो इसको। तो जब W1 और W2 दो सब स्पेस होते हैं V के, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है V का। दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, V का सब स्पेस होता है। लिख लो। तो केवल और केवल हमने इसमें कुछ भी रूल नहीं लगाया, हमने केवल वन स्टेप टेस्ट से इसको प्रूफ कर दिया। तो जब भी आपको सब स्पेस चेक करना हो तो आप वन स्टेप टेस्ट को यूज में लेंगे और वो डेफिनेशन लगाएंगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह अगर यूनियन कर दें, ये लिख लो पहले तो आप, ये लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने। अब देखो यहां से सेकंड स्टेटमेंट लिख लो। सेकंड स्टेटमेंट लिखो इसमें कि W1 and W2 are two subspace of V, W1 and W2 are two subspace of V, then W1 union W2 are W1 union W2 is subspace of V if and only if either
आइदर W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1. सेकेंड स्टेटमेंट लिख लेंगे। हाँ जी, प्रूफ करें इसको। करें, प्रूफ करें। अब देखो, इसमें हमें चेक करना है कि W1 और W2 अगर दो सब स्पेस हैं V के, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि W1 यूनियन W2 वो सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ कि या तो W1 W2 में कंटेंट करे या फिर W2 है वो W1 में कंटेंट करे। ये हमें प्रूफ करना है। जैसे इंटरसेक्शन तो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। लेकिन यूनियन कब होता है? जब या तो W1 W2 में कंटेंट करे या फिर W2 W1 में कंटेंट करे। ये हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट मैं ये लेके चल रहा हूं कि जो W1 है वो कंटेंट हो रहा है किसमें? W2 में, या फिर आप ले सकते हो कि W2 है वो W1 में कंटेंट हो रहा है। आपको प्रूफ करना है कि W1 यूनियन W2 है वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। फिर आप ये सब स्पेस लेके चलेंगे और आपको प्रूफ करना है कि W1 या तो W2 में कंटेंट कर जाएगा या फिर W2 W1 में कंटेंट कर जाएगा। ये प्रूफ करना होता है। तो अगर आपने लिया, मान लो ये लिया फर्स्ट कि W1 कंटेंट कर रहा है W2 में, तो आपको यहां से अगर W1 W2 में कंटेंट कर रहा है तो हमने जो स्पेस लिया है वो किसके बराबर लिया है? W1 यूनियन W2। तो अगर ये W1 W2 में कंटेंट कर रहा है तो ये जो W1 यूनियन W2 है ये किसके बराबर आ जाएगा? W2 के बराबर आ जाएगा। और W2 क्या दे रखा है? W2 क्या दे रखा है? तो अगर ये इसके बराबर आ गया तो ये क्या बन गया? V का सब स्पेस बन गया। तो अगर इफ, ये आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास W1 W2 में कंटेंट करेगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि W1 यूनियन W2 है वो W2 के बराबर आ जाएगा। और ये क्या दे रखा है? W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V दे रखा है। तो अगर ये सब स्पेस होगा तो यहां से क्या आ गया? इसका यूनियन है वो भी क्या आ जाएगा? सब स्पेस आ जाएगा। अब अगर आपने W2 W1 में कंटेंट करवाया तो ये जो यूनियन है वो किसके बराबर आ जाएगा? W1 के बराबर आ जाएगा। और W1 भी क्या दे रखा है? सब स्पेस। तो उस केस में भी यूनियन क्या बन जाएगा? सब स्पेस। इसका मतलब ये कन्वर्स पार्ट है, ये तो ट्रू है कि अगर W1 W2 में कंटेंट कर जाए या W2 W1 में कंटेंट कर जाए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई W1 यूनियन W2 है वो हमेशा V का सब स्पेस होता है। ठीक है। अब कन्वर्स पार्ट, तो कन्वर्स पार्ट क्या आएगा? कन्वर्स पार्ट के बारे में, अब कन्वर्स पार्ट है क्या पहले ये बताऊं। वहां में लेके चलना है कि W1 यूनियन W2 है वो सब स्पेस दिया हुआ है। इस सब स्पेस ऑफ, ये सब स्पेस है किसका? V का। ये हमें दे रखा है, हम ये मान के चल रहे हैं। और प्रूफ क्या करना है कि अगर ये इसका सब स्पेस है तो प्रूफ क्या करना है कि या तो W1 W2 में कंटेंट कर जाएगा या फिर W2 है वो W1 में कंटेंट कर जाएगा। कैसे करोगे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें से उठाना क्यों, ये तो इसमें है ही। इसमें हाँ हाँ, तो बताओ कैसे कराओगे। हाँ, एलिमेंट उठा लिया, फिर किसमें बता देंगे? W1 में से कैसे लोगे? तो दिमाग लगाओ, ये सबसेट नहीं दिखाना है। सबसेट हमें W1 को W2 का दिखाना है या W2 को W1 को दिखाना है। इसको दिखाना होता तो हम यहाँ से, ये तो दिखाना क्या, ये तो सबसेट है ही इसका। अब इसको W1 का सबसेट नहीं दिखाना है ताकि हम इसका एलिमेंट लेयर उसमें दिखा दें।
क्योंकि क्या करोगे आप, कैसे दिखाओगे बताओ, दिमाग लगाओ, कौन बताएगा आप में से? चॉकलेट मिलेगी, हाँ, लालच। जल्दी बोलो, दिमाग दिमाग लालच में क्या पता काम कर जाए, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अपने ऐसे दिखाओ कि इसको मान लो कि ना तो ये इसमें कंटेंट हो रहा है ना वो उसमें कंटेंट हो रहा है। ये एजम्पशन मान के चलो कि ना तो ये इसमें कंटेंट हो रहा है ना तो वो इसमें कंटेंट हो रहा है, तो या तो उसका कंट्राडिक्शन आ जाएगा, वरना हमने जो मान लिया वो गलत है। या हमने जो मान लिया वो क्या है, गलत है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख लेते हैं इसमें एज्यूम या लेट कि W1 डज नॉट कंटेन इन W2, और साथ में लिख लो आप, और जो W2 है वो ना W1 में कंटेंट हो रहा है, लिख लो। यानी ना तो W1 W2 में कंटेंट हो रहा है, ना W1 है वो W2 में कंटेंट हो रहा है, ना W2 W1 में हो रहा है। ये बात लिख सकते हो, हाँ या ना? यानी ना तो ये इसमें कंटेंट हो रहा है और ना ये इसमें कंटेंट हो रहा है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ये सेट में लिख लिया ना सबने ऊपर वाला, हटा दूं? तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि ना तो ये इसमें कंटेंट हो रहा है ना ये इसमें कंटेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से कोई एलिमेंट लेता हूं स्मॉल W1, किसका, कैपिटल W1 का, तो मैं यहां से लिख सकता हूं अच्छे से कि जो ये एलिमेंट है W1, ये किसका एलिमेंट नहीं होगा, W2 में नहीं जाएगा। लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये एलिमेंट इसमें है तो ये W2 में नहीं जाएगा, आपने मना कर दिया यहाँ पे। फिर अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं W2 का, अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं W2 का, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि जो W2 है वो मेंबर नहीं हो सकता किसका, W1 का, इसका मेंबर नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता है कि W1 और ये W1 है वो W1 का मेंबर है, और जो W2 है वो W2 का मेंबर है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो W1 प्लस W2 करोगे, ये W1 यूनियन W2 का मेंबर तो आएगा। क्यों? क्योंकि आप सब स्पेस लेके चल रहे हैं। सर अगर ये मान लो अगर W1 है वो W1 का मेंबर है, तो यहां से ये भले ही W2 का मेंबर नहीं है, लेकिन मैं यहां से ये तो लिख ही सकता हूं इन दोनों से कि जो W1 एंड W2 ये दोनों मेंबर किसके होंगे, W1 यूनियन W2 के तो होंगे। और अगर ये W1 यूनियन W2 के होंगे तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि जो अगर ये सब स्पेस लेके चल रहे हो, ये रहा, ये आप क्या लेके चल रहे हो, सब स्पेस लेके चल रहे हो, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर W1 प्लस W2 जो है वो मेंबर होगा किसका, W1 यूनियन W2 का। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? देखो यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं है, देख लो। अब ये मेंबर यूनियन में आने का मतलब क्या है, ये मेंबर यूनियन में आने का मतलब क्या है, कोई मेंबर यूनियन में कब आता है, कोई यूनियन में कोई मेंबर यूनियन में कब आता है, कोई मेंबर यूनियन में कब आता है, दोनों में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एक में कर जाए या दोनों में कर जाए। भाई दोनों में कर जाए या दोनों में ना करे तो किसी एक में कर जाए। तो इसका मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, सर अगर W1 प्लस W2, देखना इधर, W1 यूनियन W2 में आ गया, इसका मतलब ये है कि W1 प्लस W2 है वो या तो W1 में है या फिर ये W2 में है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि अगर W1 का मेंबर है तो W2 तो W1 में, या W1 है वो W2 का तो हो नहीं सकता, और W2 अगर W2 का मेंबर है तो W2 है वो W1 में नहीं जा सकता। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका यूनियन में होने का मीनिंग है कि W1 प्लस W2 है वो या तो W1 का मेंबर होगा या फिर वो W1 प्लस W2 है वो किसका मेंबर होगा, W2 का होगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये W1 में कब आएगा, ये W1 में कब आएगा, जब ये दोनों W1 के मेंबर होने चाहिए। लेकिन दोनों W1 के मेंबर तो हो नहीं सकते, और ना ये W2 में आ सकता, क्योंकि दोनों एक साथ W2 के मेंबर नहीं हो सकते, हमने मान के चले। इसका मतलब क्या है,
हमने जो माना है वो गलत मानना है, हम गलत मान के चले हैं, तो गलती किसकी है? हमारी। गलती किसकी है? हमारी। हमें क्या नहीं मानना चाहिए? गलत नहीं मानना चाहिए। तो हमें क्या मानना चाहिए कि या तो W1 W2 में कंटेंट होगा या फिर W2 W1 में कंटेंट होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लिख लो। इसका मतलब दो स्टेटमेंट हमारे पास इकट्ठे हो गए कि सर आज के बाद अगर W1 और W2 अगर V के दो सब स्पेस हमें दिखेंगे तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन कब होगा कि या तो W1 W2 में कंटेंट कर जाएगा या फिर W2 है वो W1 में कंटेंट कर जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको। अब इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, अब सम की बात करेंगे। अब सम की बात करेंगे। देखो फटाफट। लिख लिया सबने? अब थर्ड स्टेटमेंट लिखो कि W1 and W2 are two subspace of V. W1 and W2 are two subspace of V over F. यानी V और F क्या एक वेक्टर स्पेस है, तो उसके दो सब स्पेस ले लिए हमने, क्या? W1 और W2। ठीक है, तो लिखें W1 and W2 are two subspace of V. Then हमें प्रूफ करना है यहाँ पे then W1 प्लस W2। अब इनका सम डिफाइन करते हैं। तो W1 प्लस W2 का मतलब क्या होगा बच्चों? पहले ये सेट बना लेंगे अपन। क्या होगा कि स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां स्मॉल W1 एलिमेंट है वो किसका होगा? कैपिटल W1 का, और जहां स्मॉल W2 है वो किसका मेंबर होगा? कैपिटल W2 का मेंबर होगा। ठीक है, यानी W1 और W2 दोनों क्या है? V के सब स्पेस है। तो हमें वेरीफाई करना है कि W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ, तो पहले ऐसे लिख लेंगे W1 प्लस W2 के बराबर ये सेट डिफाइन कर लो, फिर लिखो इज सब स्पेस ऑफ V, इज सब स्पेस ऑफ, इज सब स्पेस ऑफ V, इज सब स्पेस ऑफ V। ये हमें वेरीफाई करना है। अगर W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के, तो हमें चेक करना है कि W1 प्लस W2 है वो V का सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करते हो? सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करते हैं? नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाते हैं। तो हमें पता है W1 है वो किसका सबसेट है? V का। W2 किसका सबसेट है? V का। तो W1 प्लस W2 में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं? W1 प्लस W2 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर W1 के जो मेंबर हैं वो V के मेंबर हैं, और W2 के मेंबर है वो भी V के मेंबर हैं, और V क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो वो हमेशा क्या सेटिस्फाई करेगा? इंटरनल कंपोजिशन। तो ये W1 किसका मेंबर है? V का है, ये भी V का मेंबर है, तो सम भी किस में आएगा? V में आएगा। इसका मतलब सर यहाँ से हम ये तो लिख सकते हैं W1 प्लस W2 है वो सबसेट होगा किसका? V का। और जीरो वेक्टर इसमें हमेशा आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करोगे वो क्या आएगा? जीरो वेक्टर ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ जीरो प्लस जीरो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जीरो वेक्टर इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। आया ना? तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। ये क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किसका? V का। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो W1 प्लस W2 है वो V का सब स्पेस है या नहीं है। तो सब स्पेस चेक करने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप वन स्टेप टेस्ट यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या लेंगे? पहले दो एलिमेंट लेंगे। तो मैं एक एलिमेंट को मान लेता हूँ यहाँ पे स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, ये हमारा V का मेंबर है। किसका मेंबर है? सॉरी, W1 प्लस W2 का मेंबर है। और एक एलिमेंट में Y ले लेता हूँ जिसमें स्मॉल W1 डेस प्लस स्मॉल W2 डेस, ये किसका मेंबर हो गया? W1 प्लस W2 का। हम दो एलिमेंट ही तो लेते हैं, और एक हम लेके चलते हैं स्केलर, जो अल्फा बिलोंग्स टू कहां से लिया जाता है? एफ से लिया जाता है। पहले में क्या दिखाना है कि x प्लस वाई है वो किस में आ जाए? W1 प्लस W2 में आ जाए। तो दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? W1 प्लस W1 डेस एक साथ लिख लूं, और यहाँ पे W2 और ये प्लस W2 डेस है वो एक साथ लिख लेते हैं बच्चों। ये किसका मेंबर है? W1 का।
ये भी किसका मेंबर है, W1 का, तो दोनों का सम किसका आएगा, W1 का। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों वो W1 क्या है, V का सब स्पेस है। W2 किसका मेंबर है, W2 का। W2 डेज किसका मेंबर है, W2 का, तो इसका जो सम है वो भी किसका आएगा। तो ये जो मेंबर है वो W1 का हो गया, और ये जो मेंबर है वो किसका हो गया, W2 का। तो यहाँ से ऑल ओवर ये किसका मेंबर हो गया, W1 प्लस W2 का। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अब फिर हमें क्या देखना है कि अल्फा डॉट एक्स देखना है। तो अल्फा डॉट एक्स का मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि अल्फा डॉट W1 प्लस अल्फा डॉट W2। अब देखो ये किसका मेंबर है, W1 है, वो W1 का मेंबर है, तो अल्फा डॉट W1 किस में आएगा, W1 में आएगा। रीजन क्या है, सब स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से अल्फा डॉट W2 ये किसका मेंबर आएगा, ये W2 का मेंबर आएगा। रीजन सब स्पेस दिया हुआ है, तो ये ऑल ओवर किस में आ गया, W1 प्लस W2। तो बाई वन स्टेप टेस्ट हमने क्या प्रूफ कर दिया, कि W1 प्लस W2 है वो भी क्या होगा, V का सब स्पेस होगा। लिख लेंगे इसको, वो भी क्या होगा, V का सब स्पेस। और केवल हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें वन स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हैं, केवल वन स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के, तो W1 प्लस W2 है वो भी क्या होगा, V का सब स्पेस होगा। वो भी क्या होगा, V का सब स्पेस होगा। लिख लेंगे इसको। लिख लेंगे। अब 4 नंबर स्टेटमेंट लिखो कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V। W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V। W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V। देन अल्फा W1, ये लिख लेंगे, देन अल्फा W1 प्लस बीटा W2। इसका मतलब क्या है कि W1 और W2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, W1 और W2 का लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। तो W1 और W2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी हमेशा क्या होगा, V का सब स्पेस होगा। और आप लिख लेंगे जहां इसमें साथ में वेयर अल्फा और बीटा है वो नॉन जीरो स्केलर है। अल्फा एंड बीटा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। अल्फा एंड बीटा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। तो इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, बाय वन स्टेप टेस्ट जैसे हमने अभी किया था ना W1 प्लस W2 वाला, सेम वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। बस वहां पे क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके रखना है, और कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इन्हें अगर W1 और W2 अगर दो सब स्पेस हैं V के, तो W1 और W2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी हमेशा क्या होता है, एक सब स्पेस बनता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर लिखो इसमें, फिफ्थ नंबर लिखो W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V। W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V। देन हम इधर ध्यान देंगे, अगर W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के, तो W1 देन W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है वो बताता हूं मैं, ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ेंगे आप। तो W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2 इज सब स्पेस और नॉट, इज सब स्पेस और या इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ऐसे लिख लेंगे पहले। बताओ क्या स्टेटमेंट सही है। अगर W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस है V के, तो W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2 इज सब स्पेस ऑफ V। करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट। अब पहले आप ये देखो कि इसमें इसे
सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, इसको ओपन कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे लिख लेंगे इसमें वेयर W1 इंटरसेक्ट, जो W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2 का जो मीनिंग होता है वो लिखते हैं W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 और माइनस W1 इंटरसेक्शन W2, ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ओपन कैसे होता है कि पहले दोनों का यूनियन लिया जाता है और उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाता है। लिख लो इसको। तो अब आप ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है। तो अब आप बताओ कि अगर W1 और W2 दो सब स्पेस है तो क्या W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2 वो V का सब स्पेस होगा या नहीं होगा, क्या कह सकते हैं? होगा कैसे? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि अगर W1 और W2 दो V के सब स्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, हमेशा सब स्पेस होता है। और अगर सब स्पेस होता है तो उसमें जीरो वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा आएगा। तो अगर इसमें जीरो वेक्टर आएगा तो जीरो वेक्टर तो आप हटा रहे हो, अरे जीरो वेक्टर तो आप हटा रहे हो, तो फिर इसमें जीरो वेक्टर कहां से बचेगा? दिमाग लगाओ ना, सामने तो लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन है वो सर हमेशा सब स्पेस होता है, तो इसका मतलब उसमें जीरो वेक्टर आएगा। अब आप जब ये डिफरेंस वाले सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपने लिखा है कि W1 यूनियन W2 में से क्या हटाना है, जो इंटरसेक्शन में आएगा। अब इंटरसेक्शन में तो जीरो वेक्टर हमेशा आता है, इसका मतलब इस सेट में कभी जीरो वेक्टर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो क्या कभी ये सब स्पेस बन पाएगा? नहीं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लिख लेंगे साथ में, फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या है कि जीरो वेक्टर है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। रीजन क्या है? जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W1 सिमेट्रिक डिफरेंस W2। इसीलिए कहता हूं दिमाग खुला रखा करो अपना। तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लिख लेंगे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। 6 नंबर बताओ, लिख लो W1 and W2 are two subspace of V। W1 and W2 are two subspace of V। W1 and W2 are two subspace of V। W1 and W2 are two subspace of V, then W1 upon W2, W1 upon W2 is subspace of V। W1 upon W2 is subspace of V। आप पहले एक बात यहां से ये भी बताएं मेरे को कि W1 डॉट W2 क्या डिफाइन कर सकते हो आप? डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब सीधा प्रोडक्ट कर सकते हैं A डॉट बी। भाई यहां से इसका मीनिंग क्या होगा? A डॉट बी, जहां A है वो W1 का मेंबर होगा, B किसका मेंबर होगा? W2 का। कैसे डिफाइन कर सकते हो? जैसे हमने लिखा था ना कल, मैंने आपको बताया था कि R क्रॉस R लिखते हैं, तो R क्रॉस R को हम कैसे डिफाइन करते थे? कंपोनेंट वाइज। ऐसे लिखता हूं ना मैं, R क्रॉस R को हमने कैसे लिखा था? हमने ऐसे लिखा था सर A कोमा B टाइप में, याद है ना? जहां A है वो R का मेंबर है, B भी R का मेंबर है। लेकिन मैंने यहां ऐसा कभी नहीं लिखा A डॉट B, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे ओपन करते हैं? A डॉट B का मीनिंग क्या होता है? A डॉट B का मीनिंग क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर थोड़ी होता है, किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए यहाँ पे ये कभी भी क्या नहीं बनाएगा? वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आप इसको ऐसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। यहाँ ए डॉट बी डिफाइन करने का मतलब है ए बी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, दो सब स्पेस हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ कभी डिफाइन नहीं होगा। रीजन क्या है? वेक्टर का कंसेप्ट, कि वहां ए डॉट बी नहीं लिख सकते, वहां ए बी कॉस थीटा आता है वो।
या a इंटू बी नहीं लिख सकते आप दो वेक्टर को, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, और a क्रॉस बी भी नहीं डिफाइन कर सकते, a क्रॉस बी भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्या लिया जाता है, कंपोनेंट वाइज लिया जाता है। और मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये कब बनता है सब स्पेस, जब यहाँ कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, एग्जाम में तो नहीं आएगी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये यहाँ पे W1 डॉट W2 डिफाइन नहीं होता है, ऐसे W1 क्रॉस W2 डिफाइन नहीं होता है, वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, जो कभी भी ए बी के बराबर नहीं होता है, ए इंटू बी के बराबर नहीं होता है। इसीलिए हमेशा दो स्पेस का हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है हमेशा, इसीलिए हमेशा ऑपरेशन ये इस तरीके से लेते हैं। मैंने आपको उसमें तो ग्रुप में ही बताया था केवल, लेकिन ग्रुप जो बनेगा उसी को तो आगे हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हैं, तो वो स्टेट आगे हम पढ़ेंगे उसको स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस में, तो ये ध्यान रखेंगे ये चीज। ठीक है, अब ये बताओ W1 अपॉन W2, तो W1 अपॉन W2 है वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा? अब W1 अपॉन W2 का मतलब डिफाइन कैसे होता है, पहले तो ये ध्यान देंगे, तो ये डिफाइन ऐसे करके देगा आपको W1 स्मॉल W1 अपॉन स्मॉल W2, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि स्मॉल W1 में से ये जो W2 वाले एलिमेंट है ये हटाने हैं आपको, इसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉल W1 में से, यानी W1 अपॉन W2 का मीनिंग क्या है यहाँ से, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो मेंबर आएंगे, इसमें जो भी मेंबर आएंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसमें W1 या फिर W बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देंगे, इस सेट को डिफाइन कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं W1 माइनस, या फिर ऐसे लिख दूं क्या, लिख के कैसे देंगे इसको आपको, ऐसे लिख देते हैं W1 अपॉन W2, ठीक है, या फिर इसमें W टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट आप ये लिख लो कि जो W है वो W1 का मेंबर तो होगा, लेकिन W है वो W2 का मेंबर नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर W1 अपॉन W2 का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसमें एलिमेंट आएंगे वो W2 में नहीं होने चाहिए, W2 में नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं करते अपन कि W1 में से W2 हटा देंगे, W1 में से W2 हटा देंगे, तो ये इसका मीनिंग है। क्या ये सब स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा, रीजन भाई W2 सब स्पेस है, तो इसका मतलब W2 में जीरो वेक्टर आएगा, लेकिन W2 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो W2 में मेंबर आ रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे, इसका मतलब इस सेट में कभी जीरो वेक्टर नहीं आएगा, सीधा सीधा बोल सकते हो आप, क्योंकि W2 में तो जीरो वेक्टर आएगा, और अगर W2 में जीरो वेक्टर आएगा तो इसका मतलब वो W1 में नहीं आएगा, क्योंकि सेट में कौन से मेंबर आ रहे हैं, W1 के वो मेंबर जो किस में नहीं है, W2 में नहीं है, W1 के वो मेंबर जो W2 में नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, जीरो वेक्टर नहीं आएगा, और अगर जीरो वेक्टर नहीं आता है तो वो क्या नहीं बनता है, सब स्पेस नहीं बनता है, तो ये भी सब स्पेस नहीं होगा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है नेट में, इंटरसेक्शन, यूनियन और रेशियो, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं आपकी, तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, ये याद कर रहे हो? अब दो स्टेटमेंट और लिखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, आप उनको लगा सकते हैं स्टार, आगे काम आते रहेंगे बार बार, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें ऐड करें, आज मैं 10-15 स्टेटमेंट लिख लेंगे इसमें से, तो आगे हमारे काम आएंगे, तो लिखो वही सेम, इफ W1 एंड W2 आर, if W1 and W2 are two subspace of V, if W1 and W2 are two subspace of V, if W1 and W2 are two subspace of V, then W1 intersection W2,
then W1 intersection W2 is the largest subspace of V, is the largest subspace of V. W1 intersection W2 is the largest subspace of V contained in both W1 and W2. Contained in both W1 and W2. Contained in both W1 and W2. पढ़ो इसको एक बार. मैंने क्या लिखवाया कि W1 एंड W2 अगर दो V के सबस्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज द लार्जेस्ट सबस्पेस ऑफ V, लार्जेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेन्ड इन बोथ W1 एंड W2. इसका मतलब क्या है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सबस्पेस तो होता है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन वो ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सबसे बड़ा सबस्पेस है V का, जो किसमें कंटेंट होता है, दोनों में कंटेंट होता है. जो किसमें कंटेंट होता है, दोनों में. मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई सबस्पेस जो W1 और W2 में दोनों में कंटेंट हो रहा हो, वो जो भी होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन उनसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा होता है, ये होता है. कैसे प्रूफ करोगे, काम आएगा, बार बार काम आएगा स्टेटमेंट. क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि W1 और W2 अगर V के दो सबस्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज द लार्जेस्ट सबस्पेस ऑफ V. किसका, V का, जो W1 और W2 दोनों में कंटेंट होता है. भाई कंटेंट तो होता है, ये तो हमें ही पता है. भाई W1 इंटरसेक्शन W2 है, वो W1 में भी जाता है और W2 में भी जाता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन वो साथ में ये कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट यही होगा, इसके अलावा कोई इससे बड़ा हो ही नहीं सकता. तो कैसे प्रूफ करोगे, मान लो इससे बड़ा मिल गया, क्या करेंगे, इससे बड़ा मिल गया मान लो, और फिर क्या मिल जाएगा, वो इसी का सबसेट आ जाएगा. चेक करो, प्रूफ करो. एक लाइन का प्रूफ है, केवल एक लाइन का प्रूफ है, रफ में कर लो. जैसा बोला है वैसा लिख दो. तो कैसे करेंगे प्रूफ, बताओ. तो मान लेते हैं, लिखो लेट W इज द लार्जेस्ट सबस्पेस ऑफ V. W is the largest subspace of V. W is the largest subspace of V contained in both W1 and W2. ठीक है, और ये लार्जेस्ट है, और साथ में एक कंडीशन ये भी मान लेते हैं, एंड W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W. लार्जेस्ट है लेकिन वो इसके बराबर नहीं है, ये तो हम लेके चल रहे हैं. लार्जेस्ट है और वो इसके बराबर नहीं है, तभी अब इसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगा, ताकि ये जो W है, W1 इंटरसेक्शन W2 है, ये लार्जेस्ट हो जाए. हाँ या ना, ये बात लिख सकते हैं. अब एक बात बताओ, यहां हम क्या लिख रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 है, वो प्रॉपर सबसेट है किसका, W का. और इससे पहले हमने क्या लिखा है कि W है वो V का सबस्पेस है. किसका, V का सबस्पेस है, जो किसमें कंटेंट हो रहा है, W1 में भी और W2 में. तो आप एक बात बताओ, अगर ये W1 और W2 दोनों में कंटेंट हो रहा है, आपने लिखा कि W इज कंटेंट इन W1 और साथ में आपने लिखा W इज कंटेंट इन W2, तो क्या आपसे यहां से लिख नहीं पा रहे कि W1 या जो W है वो किसमें कंटेंट हो जाएगा, क्या आ गया, कंट्राडिक्शन. देखिए हम क्या लेके चले थे, ये तो इसका प्रॉपर सबसेट होता है, जबकि ये इसमें कंटेंट कर गया, तो ये तो क्या हो गया, फिर कंट्राडिक्शन आ गया ना. तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ
कि आप कोई भी लार्जेस्ट मानेंगे वो इसी का ही सबसेट आ जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ सबसे? इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो आज से हम क्या याद रखेंगे कि W1 और W2 अगर V के दो सब स्पेस हैं, हाँ बिल्कुल, W1 और W2 अगर V के दो सब स्पेस हैं, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि W1 इंटरसेक्शन W2 है, वो सब स्पेस तो होता ही होता है। साथ में हमने एक चीज और प्रूफ की है कि W1 और W2 में कंटेंट करने वाला ये सबसे लार्जेस्ट सब स्पेस होता है W1 इंटरसेक्शन W2। ये बड़ी बात है, लिख लेंगे। एक स्टेटमेंट और लिखो इसमें कि W1 एंड W2 आर two subspace of V. W1 and W2 are two subspace of V. W1 and W2 are two subspace of V. Then W1 plus W2. W1 plus W2 is the smallest subspace of V. Is the smallest subspace of V which contains W1 and W2 both, which contains W1 and W2 both. क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है? क्या कहना चाह रहा है आपसे? कैसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस? कैसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस? विच कंटेन्स, यानी जो W1 और W2 दोनों को कंटेन करे। W1 और W2 दोनों को कंटेन करे। तो W1 और W2 को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस कौन सा है? W1 प्लस W2, जिसमें W1 भी आएगा और W2 भी आएगा। मतलब क्या हुआ इसका? क्योंकि ये तो हम जानते हैं पहले से ही कि जो W1 है वो हमेशा W1 प्लस W2 में कंटेंट होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? और W2 है, ये कैसे होता है पता चला क्या? ये इसमें कैसे आएगा? W2 में जीरो वेक्टर डिफाइन कर लो यहाँ पे, और ये W1 के सारे मेंबर आ जाएंगे इधर, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं अपन? अच्छा, यानी लिखा हुआ है W1 प्लस W2 लिखते हैं, तो W2 को आप जीरो वेक्टर लिख दो तो इधर W1 के सारे मेंबर आ जाएंगे। ऐसे W2 है वो भी कंटेंट होता है किसमें? W1 प्लस W2 में। तो W1 है वो W1 प्लस W2 का सबसेट है, W2 है वो भी W1 प्लस W2 का सबसेट है। तो W1 और W2 को कंटेंट करने वाला ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो दोनों को कंटेन कर ले। यानी कहने का मतलब जिसमें W1 भी आ जाए और W2 भी आ जाए, ऐसे दोनों आ जाए, तो अगर कोई और सब स्पेस अगर आप लेंगे तो वो इनसे छोटा नहीं हो सकता, या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। सेम वही तरीका प्रूफ करने का जो हमने किया था। क्या करेंगे? इससे छोटा और मान लेंगे, इससे छोटा मान लेंगे तो ये उसी का क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा। तो सेम वही तरीका है, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमेशा कि W1 और W2 को कंटेंट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस कौन सा है? W1 प्लस W2। और W1 इंटरसेक्शन W2 वो W1 और W2 में कंटेंट होने वाला सबसे लार्जेस्ट सबस्पेस है, जो दोनों के अंदर जाता है और ये दोनों को कंटेंट करता है। ये लिखवाया ना स्टेटमेंट? क्या लिखवाया है? हाँ, लिख लो। अब एक स्टेटमेंट और ऐड करो। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V का सब स्पेस है। W1 इंटरसेक्शन है वो W2 का क्या है? ये सॉरी, W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V का सब स्पेस है। तो आप W1 और W2 के बारे में क्या कह सकते हैं? बताओ। अगर W1 और W2 अगर ये दोनों V के सब स्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V का सब स्पेस है। W1 और W2 का हमें नहीं पता, वो दोनों V के क्या है? सबसेट है।
वो दोनों क्या है, वी के सबसेट है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए, आप लिखें स्टेटमेंट लिखो और मेरे को बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि डब्ल्यू, ये सारी चीजें समझ आ गई ना अब तक की, ये सारे स्टेटमेंट आगे हमारे काम आते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो लिखें इसमें कि W1 एंड W2 आर टू सबसेट ऑफ V। यहां पे मैं सबसेट ले रहा हूं, ध्यान रखना, सब स्पेस नहीं ले रहा हूं, क्या है, दोनों सबसेट हैं। W1 and W2 are two subset of V, are two subset of V। Then फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो इसमें, देन फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो कि इफ W1 intersection W2 is subspace of V, if W1 intersection W2 is subspace of V, then W1 and W2 are subspace of V, then W1 and W2 are सबस्पेस ऑफ V। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन लिख सकते हो आप, एज ए क्वेश्चन ही इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये मैंने क्या लिखवाया इसमें कि W1 और W2 है वो दो सबसेट है किसके, V के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा कि यदि W1 इंटरसेक्शन W2 अगर सब स्पेस है V का, तो क्या आप इंप्लाई कर सकते हैं कि W1 और W2 दोनों हमेशा क्या होंगे, V के सब स्पेस होंगे। सेकंड लिखो कि इफ W1 इंटरसेक्शन W2, if W1 intersection W2 is subspace of V, is subspace of V, is subspace of V, then either W1 is subspace of V, either W1 is subspace of V or W2 is subspace of V, either W1 is subspace of V और W2 is subspace of V, यानी इनमें से कोई एक सबस्पेस होगा। चीजें समझ रहे हो, चीजें समझ रहे हो ना। थर्ड स्टेटमेंट लिख लो कि इफ W1 इंटरसेक्शन W2, if W1 intersection W2 is subspace of V, if W1 intersection W2 is subspace of V, then neither W1 is subspace of V, neither W1 is subspace of V nor W2 is subspace of V, neither W1 is subspace of V nor W2 is subspace of V। ना तो W1 सबस्पेस है और ना ही W2 सबस्पेस है। ठीक है, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, कैसे? तो तो दिमाग लगाओ तो, हाँ जी, दिमाग लगेगा पूरा ना, ऐसे नहीं। सबसेट दिए, हाँ बिल्कुल। कैसे, ये तो प्रूफ करना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं, क्या अपने विचार हैं। तो क्या कह सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है।
आप पूरा दिन इसके साथ रह सकते हैं। ठीक है, होमवर्क है, करके लाएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछेंगे। इतने स्टेटमेंट लिखा है तो 3 स्टेटमेंट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो अपना जो भी ये दिमाग अगर है तो सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल बताएंगे। देखो, अगर क्वेश्चन करने के 2 ही तरीके होते हैं, ये 2 मेथड हम हमेशा याद रखेंगे कि या तो कोई भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है तो आपको उसको प्रूफ का आइडिया होना चाहिए कि भाई इसलिए सर ये इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपके पास उसका काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए, दोनों चीजें। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे जो हमें ध्यान रखने हैं कि वो हमेशा वेक्टर स्पेस होते हैं, उनको हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वो 6-7 वेक्टर स्पेस हैं जो स्टैंडर्ड है, वो हमेशा ध्यान रखने अपन को। ठीक है, तो लिखें स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस, लिखें इसमें स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस, स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस लिखें, स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस, स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस। तो जिसमें फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिखो इफ x इज नॉन एम्प्टी सेट। x क्या है मेरे पास, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं v, और v को मैंने डिफाइन कर लिया कि f ओवर x, या फिर साथ में ये ले लो, यहां से साथ में ये ले लो, x अगर नॉन एम्प्टी सेट है एंड f प्लस डॉट बी ए फील्ड, बी एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन करते हैं कि v, और v मैंने डिफाइन किया एफ एक्स, ये इसका नोटेशन है एफ एक्स, जो भी हमने x लिया तो एफ एक्स बराबर, अब इसमें क्या आ रहे हैं कि एफ एक्स से एफ में जो फंक्शन है वो सारे डिफाइन किए मैंने, एफ इज ए फंक्शन। ठीक है, तो ये v का यानी वेक्टर स्पेस का सॉरी वेक्टर्स का सेट डिफाइन कर दिया। अब इसमें क्या आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और फील्ड हमने ले रखा है, एफ प्लस डॉट क्या है, फील्ड है। तो यहाँ पे मैं 2 ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूँ, कल हमने डिफाइन किया था, याद होगा आपको, कल वाला पढ़ के आए हो क्या, फर्स्ट डे एफ कोमा जी बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू वी, तो यहाँ से एफ प्लस जी ऑफ एक्स वो कैसे ऑपरेट होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। और सेकंड ऑपरेशन यहां से कि अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू स्केलर ले लेते हैं, और एफ किसका मेंबर है, बी का, तो यहां से हमने डिफाइन किया था अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स। तो इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये हमने प्रूफ किया था क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसके रेस्पेक्ट में हमने चेक किया था अबेलियन ग्रुप बनाता है, इसके में नहीं किया था। ये हमने क्या डिफाइन कर दिया है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो ये इंटरनल कंपोजिशन है, और यहाँ लिख सकते हो आप ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देन जो ये v ओवर f है ये हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस। तो फंक्शंस का कलेक्शन, फंक्शंस का कलेक्शन, और ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन जो किसी नॉन एम्प्टी सेट से किसी फील्ड पे डिफाइन हो, इन सब का जो कलेक्शन है वो इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या फॉर्म करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब इसको आप प्रूव कर सकते हैं, मैंने कल अबेलियन ग्रुप पे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करवा दी थी आपको फर्स्ट डे जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, और यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ से, यहाँ एफ क्या है, एफ है वो एक्स से एफ में फंक्शन दिया हुआ है, तो जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, अल्फा इंटू एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, अल्फा किसका मेंबर है, स्केलर है, तो इसके जो भी एफ एक्स के अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी एफ के मेंबर है उन भाई एफ की, क्योंकि देखो ये रेंज सेट है वो किस में आ रहा है, एफ में ही तो आ रहा है, तो ये जो एफ एक्स है वो किसका मेंबर है यहाँ पे, एफ का, तो आप इस पे अल्फा ऑपरेट करेंगे तो वो किसका मेंबर आएगा, एफ का ही मेंबर आएगा, क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है, तो एक्सटर्नल भी हो जाएगा
इसी तरीके से आप बाकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस फर्स्ट आ गया, जो हमें याद रखना है हमेशा कि ये जो फंक्शंस का कलेक्शन है ये ओवर एफ पे हमेशा क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ एफ डिफाइन किया, मैंने इधर ध्यान देंगे एक बार, यहाँ मैंने एफ डिफाइन किया, एफ क्या है, फील्ड है। अब मैं इसके किसी भी सब फील्ड को यहाँ लिख दूं तब भी तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस होगा। तो यानी V ओवर एफ डेस भी एक वेक्टर स्पेस होगा, जहां एफ डेस है वो एफ का क्या है, सब फील्ड है। तो आप नेक्स्ट इसमें ये भी लिख सकते हैं कि V ओवर एफ डेस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ डेस इज सब फील्ड ऑफ एफ। लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। अब देखो ये काम कहां आएगा, इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले ये लिख लो आप, लिख लिया सबने, और साथ में लिख लेंगे इधर नीचे कि V ओवर एफ डेस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। नीचे लिख लेंगे V ओवर एफ डेस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ डेस इज सब फील्ड ऑफ एफ। तो आप एफ के किसी भी सब फील्ड पे डिफाइन करोगे तब भी ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तब भी ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो इसका मतलब जो फंक्शंस का कलेक्शन है वो क्या बना रहा है, इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, अब मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे इधर ध्यान दो सभी, मैं ऐसे कहूं आपसे कि इसमें ऐसे फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन ले लूं, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन ले लो और आपसे पूछा जाए कि वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, तो अब आप क्या करेंगे कि सर हम जानते हैं कि जो फंक्शंस का कलेक्शन है इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन भी तो आ गए, इसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन भी आ गए, इसमें जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है वो भी आ गए, एनालिटिक फंक्शन जो हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, और इसमें एंटायर फंक्शन है वो भी आ गए, वो भी हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, और ऐसे फंक्शन जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो भी आ गए, मतलब सारे फंक्शंस इसमें आ गए। तो अब जब आपको फंक्शंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, उन सबका कलेक्शन 3 पे एग्जिस्ट कर रही हो, कुछ भी सेट बना दे, वो सारे सबसेट इसी की तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो अब उनको आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की जरूरत है क्या आपको, नहीं, क्योंकि उनको हम इसका सबसेट है वो, और उसको क्या दिखा देंगे, वन स्टेप टेस्ट से सब स्पेस दिखा, बस ये बात सीखने की, हाँ या ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन उसने आपसे यही पूछा था कि भी वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो क्वेश्चन ऐड कर लो आप, ये लिख लिया ना सबने, तो क्वेश्चन लिखो इसमें और आप लोग बताओ फटाफट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था और 2016 में आया था आई थिंक। लिखें, फर्स्ट असाइनमेंट किधर है इसमें, ये ना, क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स of functions from R to R is a vector space over R। लिखें, which of the following sets, which of the following sets of functions from R to R is a vector space over R, is a vector space over R, is a vector space over R। S1 जो डिफाइन है वो लिखेंगे, वो फंक्शंस है इसमें जिनकी लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल्स टू 0, f(x) इक्वल्स टू 0, ठीक है। S2 जो डिफाइन किया, इसमें ऐसे फंक्शंस हैं
जिनकी 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेकंड उसने डिफाइन किया, उसमें ऐसे फंक्शंस हैं जिसको उसने जी नाम दिया है। तो ऐसे फंक्शंस जिनकी लिमिट x टेंस टू 3 पे 1 आ रही है, ये डिफाइन किया। और S3 उसने डिफाइन किया है h ऐसे फंक्शंस जिनकी 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट x टेंस टू 3 और जो h ऑफ x है वो एग्जिस्ट कर रही है, h ऑफ x एग्जिस्ट। ये लो। और ये पूछा गया था आपका दिसंबर सॉरी नेट जून 2017 में पूछा हुआ है। अब इसमें ऑप्शन ये थे, ऑप्शन ए है ओनली S1, ऑप्शन बी है ओनली S2, ऑप्शन सी है S1 एंड S3 बट नॉट S2, ऑल द 3 आर वेक्टर स्पेस। अब इसमें आपसे पूछा गया था S1 S2 S3 में से कौन सा वेक्टर स्पेस है, कौन सा नहीं है। ओनली S1, ओनली S2, ओनली S1 एंड S3 बट नॉट S2। अब देखो यहाँ पे इसमें कौन से फंक्शंस आ रहे हैं जिनकी 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 0 है। इसमें वो फंक्शंस जिसकी 3 पे लिमिट 1 आ रही है, इसमें वो फंक्शंस जिस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये सारे हैं तो फंक्शंस ही, तो ये किसके सबसेट हैं, वी के। किसके सबसेट है, वी, जो हमने अभी लिखा था फंक्शंस का कलेक्शन। और कहां से कहां डिफाइन है, इसमें आर से आर में डिफाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस S1 S2 S3 को आर से आर में जो फंक्शंस हैं उस वेक्टर स्पेस का क्या दिखा देंगे, सब स्पेस दिखा देंगे। और सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करना होता है, केवल इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन या जीरो वेक्टर देख लो। अब जिसमें जीरो वेक्टर ही नहीं आएगा वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, जैसे ये दिख रहा है आपको। इसमें जीरो फंक्शंस की लिमिट क्या आएगी, 3 पे 0 आएगी। अरे जीरो फंक्शन की लिमिट क्या आती है, 3 पे 0 आती है। इसमें कौन से फंक्शंस आ रहे हैं जिनकी लिमिट 1 आएगी, तो क्या इसमें कभी जीरो फंक्शन आएगा, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर ही नहीं है, वो क्या नहीं होगा, कभी सब स्पेस नहीं होगा। और जो सब स्पेस नहीं होगा वो कभी क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये तो सर डिस्कार्ड हो गया। अब ये हमें चेक करना है, तो यहां से वन स्टेप टेस्ट में हम क्या करेंगे, सर दो फंक्शन ले लेंगे f, g बिलोंग्स टू S1। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है कि f प्लस जी, तो फॉर ऑल f, g बिलोंग्स टू S1, तो हमें क्या दिखाना होता है, इनका जो सम है वो इसी में आ जाए। तो यहां से आप क्या करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 3 f प्लस जी ऐसे लिख सकते हैं। और लिमिट हमेशा दोनों में क्या करती है, वेरी कर जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) और यहाँ पे प्लस लिमिट x टेंस टू 3 gx लिख सकते हो कि नहीं। ये लिमिट क्या है, ये क्या है, ये क्या आ गई, तो f प्लस जी किस में आ गया, S1 में आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, कहां से, आर से लिया जाएगा। तो जब आप अल्फा इंटू एफ करेंगे तब आप इसमें लिमिट ऑपरेट करेंगे x टेंस टू 3, अभी भी क्या आएगी लिमिट, 0 या नहीं। भाई यहाँ पे लिमिट आप अंदर ले जा सकते हो, अल्फा बाहर रह जाएगा। और लिमिट जैसे आप 3 पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 0, वो क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये S1 क्या है, उसका सब स्पेस है, तो अपने आप में क्या होगा, वेक्टर स्पेस। अब इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। एक ऐप ले लेंगे इसमें f, एक ले लेंगे g। तो f की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, g की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 3 पे, तो f प्लस g की लिमिट भी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो बस ये भी क्या बन जाएगा, क्या आएंगे, S1 एंड S3 आर वेक्टर स्पेस। हमने क्या चेक कर दिया, वेक्टर स्पेस। क्या हमने सारी प्रॉपर्टी प्रूफ की, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कभी भी ये सारी प्रॉपर्टी आज तक चेक करना कभी नहीं पूछा गया, केवल यही पूछा जाता है। तो बात समझ में आई कि हमने इसको स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस जो था उसके सबसेट दिखाए और हमने इनको क्या चेक किए, सब स्पेस चेक कर दी। लिख लो। तो बताओ क्वेश्चन टफ आते हैं क्या, क्वेश्चन कभी टफ नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा चीजें समझने की बात है, याद करना गलत है, बस इतना ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
लिख लो इसको। अब बाकी जो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है उनको लिखते हैं। तो फर्स्ट हमने लिख लिया था जो फंक्शंस का कलेक्शन है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड लिखेंगे इसमें, अब हमने कल सीक्वेंस का सेट्स लिए थे, याद होगा, उसको हमने ग्रुप बनाया था फर्स्ट डे। तो अब सेकंड लिखेंगे इसमें, ये लिख लिया सबने, हटा दो इसको। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, S1 एंड S3 आर वेक्टर स्पेस बट नॉट S2, बट नॉट S2। तो नेक्स्ट लिखो इसमें। अब देखो सेकंड, अब जो मैंने x लिया था वहां पे नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था फर्स्ट में, और वहां फंक्शंस का कलेक्शन लिया था। अब मैंने कल उस दिन फर्स्ट डे आपको बताया था कि अब इस सेट x को अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेता हूं तो ये सारे फंक्शंस क्या बन जाएंगे, सीक्वेंस बन जाएंगे। तो यहां से आप उसको क्या लिख सकते हैं कि अब अगर x को हम फिक्स कर दें कि नेचुरल नंबर का सेट है, इफ x इज x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, एंड f प्लस डॉट and f plus dot be any field, be any field। f plus dot क्या है हमारे पास, कोई भी फील्ड दे रखा है। तो यहां से बच्चों देखो इसको मैंने नोटेशन, दो नोटेशन लिख सकते हो इसको, या तो हम इसको क्या लेते हैं, v बराबर, मैंने कहा था f ऑफ an, ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप इसको, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नोटेशन याद रख सकते हो अपनी मर्जी से। और यहाँ पे क्या आता है कि वो फंक्शंस जो कहां से कहां, n से f में, और यहां से f इज फंक्शन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, या फिर ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, v बराबर f ऑफ, या an सीक्वेंसेज है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं an जो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे an भी ए सीक्वेंस, an भी ए सीक्वेंस, an भी ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन f, डिफाइन ऑन f, ये लिख सकते हो। अब अगर r पे डिफाइन होंगी तो ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो जाएंगी। अगर f को r लेंगे तो क्या हो जाएंगी, रियल नंबर की सीक्वेंस। अगर आप इसको c लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस। अगर आप इसको q लेंगे तो रैशनल नंबर की सीक्वेंस। ऐसे बना सकते हैं अलग अलग। तो जो फील्ड डिफाइन करेंगे ऐसे अलग अलग सीक्वेंसेस का कलेक्शन आ जाएगा इसमें। तो सीक्वेंस को ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या फिर n से f में जो फंक्शंस होते हैं वो भी किसको डिनोट करते हैं, एक सीक्वेंस को ही। हाँ या ना। और यहाँ पे ऑपरेशन हमने क्या डिफाइन किया था, फर्स्ट ऑपरेशन बताओ, याद है सबको। यहाँ हमने दो सीक्वेंस ली थी, an एंड दूसरी ली थी हमने bn। दोनों लेक्चर सुन लेना फर्स्ट वाले, ताकि आगे और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था an सीक्वेंस और प्लस bn सीक्वेंस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an प्लस bn सीक्वेंस। और दूसरा ये तो था इंटरनल कंपोजिशन, ये कौन सा था, इंटरनल कंपोजिशन, और इसके रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमने चेक कर लिया था। और दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पे अल्फा कहाँ से लिया जाता है, एफ से, तो अल्फा, और यहाँ ऑपरेट करते हैं सीक्वेंस ए एन पे, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा डॉट ए एन, ये सीक्वेंस। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, जहाँ फॉर ऑल अल्फा किसके मेंबर होते हैं, एफ के, जहाँ फॉर ऑल अल्फा किसके मेंबर होते हैं, एफ के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं V ओवर f is a vector space, V over f is a vector space, V over f is a vector space। अब यहां मैं f का कोई भी सबफील्ड डिफाइन कर दूं, अगर यहां मैं कोई भी f का अगर सबफील्ड डिफाइन कर दूं तो वहां भी ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो पहले आप लिख लेंगे V over f भी ए वेक्टर स्पेस, V over f भी ए वेक्टर स्पेस, V over f भी ए वेक्टर स्पेस। आगे सीक्वेंस, अब देखो, अब इसमें से वो देखो, अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस ले लेगा जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का कलेक्शन,
तो वो इसका सबसेट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंसेस का कलेक्शन ले लिया, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस का कलेक्शन ले लिया, कोई भी सीक्वेंस ले सकता है, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंसेस का कलेक्शन, सारी जैसे भी कोई भी हो, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस का कलेक्शन, जो मर्जी हो लेना चाहिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का कलेक्शन, जो मर्जी, ठीक है। तो वो सारे क्या आएंगे? इसी के सबसेट आएंगे। तो आप उसको क्या दिखा सकते हैं? बाय वन स्टेप टेस्ट सबस्पेस दिखा देना और वो अपने आप में क्या बन जाएंगे? वेक्टर स्पेस। जैसे बाउंडेड सीक्वेंसेस का कलेक्शन, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का कलेक्शन, जो मर्जी है वो, जो भी सीक्वेंस के बारे में प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहिए, इवेंचुअली सीक्वेंसेस का कलेक्शन आ जाएगा, जो जो भी लिखना चाहिए, वो सारे क्या आएंगे? इसी के सबसेट आएंगे। आप उनको क्या दिखा देंगे? बाय वन स्टेप टेस्ट। तो आपको क्या चेक करना आना चाहिए उनमें? केवल आपको ये दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब आप दो सीक्वेंसेस का सम करते हैं तो अगर दो बाउंडेड सीक्वेंसेस उनका सम क्या आता है, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस उनका सम क्या आता है, दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस उनका सम क्या आता है। ये सारी चीजें हमारे एग्जांपल्स इसमें बुकलेट में खूब सारे दे रखे हैं। इसमें कम से कम 150-200 एग्जांपल्स हैं जो केवल सब स्पेस पे दिए हुए हैं। तो आप, मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाऊंगा आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं वो अपने नहीं भी पता है रियल की, तो हम साथ साथ में ऐड कर लेंगे ना, कहाँ दिक्कत है, ताकि वो वहां भी हमें याद रखनी है तो यहाँ हमारी याद हो जाएंगी कि भाई दो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उनका सम क्या आता है, दो मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो उनका सम क्या आता है, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उनका सम क्या आता है, ऐसे दो इवेंचुअली सीक्वेंस है तो उनका सम क्या आता है, ऐसे ऐसे डिफाइन हो जाएंगे। जैसे मैंने फंक्शंस वाला लिया था इससे पहले, तो उसमें सारे फंक्शंस आए थे। अब उसमें भी वो अलग अलग सबसेट बना सकता है, जिसमें इसमें अपने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं खूब सारे। उसमें बाउंडेड फंक्शंस का कलेक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन का कलेक्शन, ऐसे फंक्शंस ले सकता है वो, अलग अलग बना देगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। तो हमें क्या आना चाहिए कि उनमें दो फंक्शंस जो है उनका सम क्या होता है, और उस फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बस। अब ये प्रॉपर्टी अगर मान लो हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ना, जब रियल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़नी तो है ही सारी की सारी, तो क्यों ना हम वो स्टेटमेंट हमेशा ध्यान ही रखेंगे, जो होता है वो होता है, नहीं होता है उसके लिए हम क्या याद रखेंगे? काउंटर एग्जाम्पल, वो मैं आपको साथ साथ में लिखवा दूंगा उसमें। तो ऐसा नहीं रहेगा कि हमें रियल आता नहीं है, तो ध्यान रहेगा हमेशा। समझ रहे हैं बातें? तो यहां से आप ये भी लिख लेंगे साथ में, V over F dash is also a vector space, V over F dash is also a vector space, where F dash is subfield of F, where F dash is subfield of F, where F dash is subfield of F। जहाँ F dash है वो क्या है? F का सबफील्ड है। F dash है वो क्या है? F का सबफील्ड है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ स्टैंडर्ड में हमने दो सबस्पेस वेक्टर स्पेस पढ़ लिए, फंक्शंस का कलेक्शन और सीक्वेंसेस का कलेक्शन। अब थर्ड लेते हैं, इसमें लिखो पॉलिनोमियल्स का, तो वैसे लिख लो अलग से, पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन वैसे वो फंक्शन वाले में ही आ जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं? फंक्शंस ही होते हैं। तो अब इसमें लिखते हैं पहले पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन, इसमें लिख लेंगे। तो ये लिख लिया, हटा दो इसको, तो थर्ड नंबर लिखेंगे इसमें ठीक है, थर्ड नंबर वही लिख लेंगे, एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड, एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड। तो यहां से वी डिफाइन कर सकते हो, जिसको हम लिखते हैं एफ एक्स से, ये इसका नोटेशन होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या आएंगे? पॉलिनोमियल्स आएंगे। तो इसमें कौन से आएंगे? पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं। पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स बी ए polynomial, and coefficient of p of x belongs to कहां से? f से। ये मैंने डिफाइन किया था, आपको याद होगा जब ग्रुप पढ़ा था हमने, याद है ना? द कोफिशिएंट ऑफ
पी एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो इसमें वही है, दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे दो पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक तो पी एक्स, और पी एक्स मैंने ले लिया मान लो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस और यहाँ ए एन एक्स की पावर एन। और यहाँ दूसरा पोलिनोमियल मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्यू एक्स, तो यहाँ पे बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस और ये हो जाएगा बी एन एक्स की पावर एन। तो ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंग्स टू एफ एक्स से। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंग्स टू एफ एक्स। ये जितने भी ए आईज और बी आईज है वो किसके मेंबर हैं? एफ के मेंबर है। साथ में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे ए आईज एंड बी आईज ये किसके मेंबर है? एफ के। ये कोफिशिएंट कहाँ से ले रहा हूं मैं? एफ से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स, वही है, कंपोनेंट वाइज एडिशन करना है। तो ए नोट प्लस बी नोट और यहाँ से ए वन प्लस बी वन और ये एक्स आ जाएगा, कर लोगे, और प्लस यहाँ से ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर एन। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं कि अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो अल्फा है वो हर कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ अल्फा ए नोट प्लस अल्फा ए नोट ए वन प्लस अल्फा या एक्स आ जाएगा अल्फा ए एन एक्स की पावर एन। ये दोनों ऑपरेशन डिफाइन करने, जिसे एक को कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन और एक को कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि V ओवर F है इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस, V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है? अब लिख लो इसमें V ओवर F डेस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस, V over F dash is also a vector space where F dash is subfield of F, where F dash is subfield of F, where F dash is subfield of F, where F dash is subfield of F। लिख लो इसको, ठीक है। अब लिखते हैं फोर्थ। अब इसमें मैट्रिसेस का कलेक्शन लेंगे। जैसे फर्स्ट में फंक्शंस का कलेक्शन लिया, सेकंड में हमने क्या लिया? सीक्वेंसेस का कलेक्शन, थर्ड में हमने पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन, अब लेंगे मैट्रिसेस का कलेक्शन, फिर लेंगे एन टपल्स का कलेक्शन। बस ये हमें ध्यान रखना, ये पांच है, ये पांच अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इससे ज्यादा हमारे पास एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो लगभग इसमें सारे कवर हो जाते हैं। तो फोर्थ नंबर लिखे। तो आज ये जो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है यहाँ तक करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लिखें इसमें फोर्थ नंबर, लिखें फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर लिखो इसमें। अब देखो यहाँ पे इफ, अब देखो हमने x को क्या लिया था? पहले कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया था, फिर हमने x को जब नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया तो वो सारे फंक्शंस क्या बन गए? सीक्वेंस बन गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? इफ जो x है मैंने उसको फाइनाइट सेट ले लिया, x को क्या ले लिया? फाइनाइट सेट ले लिया, और उसमें कितने मेंबर्स हैं? n मेंबर्स हैं। तो यहाँ से अब क्या डिफाइन हो जाएगा? और यहाँ पे साथ में ले लो f प्लस डॉट, f प्लस डॉट बी एनी फील्ड, f प्लस डॉट बी एनी फील्ड, f प्लस डॉट बी एनी फील्ड। तो यहां से ये जो हमारा v जो है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, v बराबर, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए v बराबर a1 a2 और ये an, ये क्या आ जाएंगे? a1 a2 an कंपोनेंट आ जाएंगे, n कंपोनेंट आ जाएंगे। और यहाँ पे, और ये बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं fn, बिलोंग्स टू fn। fn का मतलब क्या हो गया? f1 क्रॉस f क्रॉस f क्रॉस f कितने टाइम? n टाइम्स, ठीक है। और साथ में यहाँ से आप लिख सकते हैं जो AIs हैं वो बिलोंग्स टू कहाँ से हैं? f से। n टपल्स ले लिया। अब यहाँ पे f अगर आप r ले लेंगे तो r क्रॉस r मैंने बताया था ना कल, r क्रॉस r का मतलब a कोमा b, फिर r क्रॉस r क्रॉस r a कोमा b कोमा c,
और 4 बार करेंगे तो आर ए बी सी डी आ जाएगा, तो कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ कितने कंपोनेंट है, n कंपोनेंट है। तो ये भी हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहाँ पे आप इसमें एलिमेंट से वो कैसे लेंगे, देखो ए एलिमेंट ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक टपल्स आएगा n टपल्स में। तो यहाँ a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट डॉट an, एक यानी यहाँ पे बी एलिमेंट ले लिया जो क्या है b1 कॉमा b2 कॉमा bn, और ये दोनों किसके मेंबर हैं, दोनों किसके मेंबर हैं, v के मेंबर हैं, दोनों किसके मेंबर हैं, v के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप a प्लस बी डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा a1 प्लस b1 और यहाँ पे कॉमा a2 प्लस b2 और कॉमा यहाँ पे आ जाएगा an प्लस bn, ये लिख सकते हैं। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा डॉट a, तो अल्फा क्या है, कोई भी फील्ड का मेंबर होगा, एफ का फील्ड का मेंबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा डॉट a1 कॉमा अल्फा डॉट a2 डॉट डॉट अल्फा डॉट an, ये लिख सकते हैं। और यहां से लिख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरनल कंपोजिशन है और ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कहां से, एफ से। तो यहाँ ये जो V है ओवर एफ हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। V ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, V ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। अब F की जगह आप R लिख सकते हैं, F की जगह R लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, जो जो फील्ड आप जानते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर का है जो हमें ध्यान रखना है। तो आप लिख लेंगे V ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, और साथ में ये भी लिख लेंगे V ओवर एफ डेस is also a vector space, V over f dash is also a vector space, V over f dash is also a vector space where f dash is subfield of f, where f dash is subfield of f, where f dash is subfield of f, ये लिख लेंगे सभी। ठीक है, लिख लो इसको। अब लास्ट इसमें एक लेते हैं, जो मैट्रिसेस का कलेक्शन है वो ले लेते हैं, ये लिख लिया होगा सबने। तो 5th नंबर लिखो, 5th नंबर लिखो। अब देखो इसमें V डिफाइन कर सकते हो आप ऐसे, F n क्रॉस m ऐसे लिखा आ सकता है। ठीक है, वे पहले लिख लेंगे इफ F प्लस डॉट बी एनी फील्ड, सबसे पहले वो लिख लेंगे साथ में, F प्लस डॉट बी एनी फील्ड, F प्लस डॉट बी एनी फील्ड, F प्लस डॉट बी एनी फील्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएंगे, इसमें कौन सी मैट्रिसेज आती हैं, यहाँ पे जो मैट्रिसेज आएगी A, और वो हमारे पास AIJ और यहाँ पे n क्रॉस m की मैट्रिसेज होंगी, और साथ में जो AIJ हैं वो कोफिशिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, F से आएंगे। तो ये कौन सा सेट हो गया जिसमें n क्रॉस m टाइप की मैट्रिसेज का कलेक्शन है, और जो कोफिशिएंट्स है मैट्रिक्स के वो कहाँ से ले रहे हैं आप, फील्ड से ले रहे हैं। जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैट्रिसेज के वो कहाँ से ले रहे हैं, फील्ड से ले रहे हैं। तो ये जो V है, ये जो हमने मैट्रिसेज का कलेक्शन लिया है, ये ओवर F हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, और ओवर F डेस भी हमेशा क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे मैंने बताया था 2 मैट्रिसेज ले लो, उनका सेम कंपोनेंट वाइज एडिशन वगैरह, मैट्रिसेज का एडिशन डिफाइन करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। तो देख लो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, A कोमा B, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू V, जहाँ पे A बराबर कौन सी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं इसके कोफिशिएंट क्या है, AIJ जो n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, और दूसरी जो हमारे पास B मैट्रिक्स है उसमें जो एंट्रीज है BIJ, और ये भी क्या है, n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, जहाँ AIJ और BIJ किसके मेंबर हैं, F के मेंबर है। तो यहाँ इन दोनों मैट्रिसेस का सम का मतलब क्या है, सिंपल इन मैट्रिसेस को आप ऐड कर देंगे कंपोनेंट वाइज n क्रॉस m, और प्लस यहाँ जो मैट्रिक्स BIJ, और ये हो जाएगा n क्रॉस m। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं AIJ प्लस BIJ, ये हमारे पास कोई n क्रॉस m की मैट्रिक्स आ जाएगी।
ठीक है। और इसमें सेकंड ऑपरेशन ये कौन सा है, इंटरनल कंपोजिशन। ये कौन सा है, इंटरनल कंपोजिशन। सेकंड यहाँ पे अल्फा डॉट ए, तो अल्फा डॉट ए का मतलब क्या है, अल्फा डॉट ए आई जे। ये सारी मैट्रिसेस के हर कंपोनेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी n क्रॉस m की मैट्रिक्स आएगी। और यहाँ आप लिख देंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस। ये सारे मैंने वैसे ग्रुप आपको चेक करवा दिए थे, आपको याद हो तो ना। बाकी जो वो प्रॉपर्टीज हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली और वो 2-3 प्रॉपर्टी, वो आप घर पे जाके अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है, हमें याद रखना है। वेरीफाई कर लेना, बाय डेफिनेशन 2-2 सेकंड में प्रूफ हो जाएंगे। तो लिख लेंगे v ओवर f बी ए वेक्टर स्पेस एंड v ओवर f डेस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। v over f dash is also a vector space. v over f dash is also a vector space. v over f dash is also a vector space where f dash is subfield of f. Where f dash is subfield of f. Where f dash is subfield of f. तो ये हमारा सब स्पेस में लगभग सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। कल आते ही अपन दो, एक तो ये पढ़ेंगे कि एक तो आर स्क्वायर ओवर आर। अब हमें पता चल गया ये वेक्टर स्पेस होता है। आर ओवर आर का, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर क्रॉस आर। अभी लिखवाया था ना मैंने एफ एन, इससे पहले वाले का नोटेशन लिखा था ना मैंने एफ एन। तो उसमें आप अगर नोटेशन क्या लिखा था दिखाओ, उसमें एफ एन लिखा था क्या, नहीं लिखा तो उसको लिख लेना। जो एफ ऊपर एन लिख लेना, उसमें जो हमने वी डिफाइन किया था ना इससे पहले, वी बराबर उसको ऐसे लिख लेना एफ एन। और वहां हमने लिखा था कंपोनेंट वाइज, यहाँ A1 A2 और यहाँ AN बिलोंग्स टू FN, नहीं लिखा था क्या। ये FN हो गया एक तरीके से, तो RN लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर ये नोटेशन होता है, उसमें ऐड कर लेना। तो अभी तो ये लिखा है ना आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, A कोमा B टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें। किस टाइप के, A कोमा B टाइप के। तो कल हम ये इसमें जो आर स्क्वायर है ये वेक्टर स्पेस होता है, तो इसके सब स्पेस कैसे होते हैं। एक आर क्यूब ओवर आर है वेक्टर स्पेस होता है, उसके सब स्पेस कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आगे जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप कल का लेक्चर होने के बाद शुरुआत के 2 असाइनमेंट्स हैं, सॉरी कल का नहीं, दो दो लेक्चर और हो जाने दो, उसके बाद आप शुरुआत के 2 असाइनमेंट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें दिमाग में फिट हो रही हैं, फेमिलियर हो जाओ इनके साथ, सब समझ में आएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने लग जाओगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। आप हर चीज का मीनिंग सीखो, और क्यों आती है, कहाँ से आती है, अपन साथ में उसको डिस्कस करो, ताकि एकदम ऐसे लगे कि नहीं यार हमें सब्जेक्ट सीखा है, वाकई में हम इसको कहीं अप्लाई कर सकते हैं या किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा आपको फील आना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल इसी टाइम, ये टाइमिंग रहेगा। और मंडे से फिर अपना क्लासेस का जो भी जिसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है वो करा देंगे, ताकि मंडे से फिर अपनी जो क्लासेज है वो वैसे स्टार्ट हो जाएंगी, एज ए 2-2 क्लासेस जो 3-3 होनी है जो भी हमारी, वैसे 2-2 क्लास ही रखने का विचार है मेरा। तो अगर थर्ड क्लास रखेंगे भी तो वही आधा पौन घंटा घंटा बस इतना, ये 1.5 घंटे की कर देंगे, वो 1 घंटे की कर देंगे, तो वो 4 घंटे का और इतना ही रहेगा रेशियो। ठीक है।